हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता सुतार और आज हम बात करने वाले हैं इंड एस एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी की। बेसिकली इंड एस इज़ अ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स that are used to prepare the financial statements in India. Internationally financial statements बनते हैं as per the IFRS, that is International Financial Reporting Standards, and IAS, that is International Accounting Standards. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एंड एक ग्लोबली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में इंड एस का लाना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे एज़ पर द AS, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। तो इसीलिए इंड एस को लाया गया है। आज के डेट में 39 इंड एस एप्लीकेबल है, जिसमें से 16 आर इंस्पायर्ड बाय द IFRS एंड 23 आर इंस्पायर्ड बाय द IAS। इंड एस लाने के पीछे का पर्पज़ ये था ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी सेट हो। बात करते हैं फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज अ सेट आउट द कंसेप्ट्स that says that how to prepare the financial statements according to the Ind AS. Purpose behind the framework is to assist in developing the new Ind AS as well as ये रिव्यू करते हैं जो एग्जिस्टिंग Ind AS है उनको, एंड यूज़र्स को असिस्ट करते हैं टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली। फ्रेमवर्क कभी भी Ind AS को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एक तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन से, जो कि एक डिफ़ॉल्ट अजम्पशन है। उस टाइम पे हमें फॉलो करने हैं इंड एस टू रिकॉर्ड ऑल दी फाइनेंशियल आइटम्स। बट जब कोई भी कंपनी या फिर एंटिटी लिक्विडेशन स्टेट पे पहुंच जाती है तो हम उसे इंड एस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड देम ऑन द रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस की। इंड एस एप्लीकेबल हो चुके थे फेजेस में। फेज़ 1 में इंड एस एप्लीकेबल हो गए थे फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015। वॉलंटरी बेसिस पे अगर कोई कंपनी चाहे तो खुद से इंड एस एप्लीकेबल करवा सकती थी टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 इट बिकम्स मैंडेटरी। इंड एस फॉलो करना मैंडेटरी हो गया था उन कंपनीज़ के लिए जिसका नेटवर्क मोर देन और इक्वल टू 500 CR था। इधर इट इज़ covered listed as well as unlisted companies. Once it is applicable, then यहाँ पे parent, subsidiary, holding and associate पूरे ग्रुप को इंड एस एप्लीकेबल हो जाता है। फेज़ 2 में इंड एस एप्लीकेबल हो गए थे फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे उन्होंने कवर किए थे ऑल लिस्टेड कंपनीज जो कि फेज़ 1 में कवर नहीं थे, एज वेल एज ऑल अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 CR है। यहाँ पर भी 1 से एप्लीकेबल पूरे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। बात करते हैं NBFCs की। NBFCs को भी इस दायरे में लाया गया है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2018। ऑल द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड NBFCs जिनका नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 500 CR है, उन्हें इंड एस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फेज़ 2 में इंड एस की एप्लीकेबिलिटी है NBFCs पे कि फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 से जो भी NBFCs है जिनका नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 CR है, उनको इंड एस एप्लीकेबल करना कंपलसरी हो गया था। यहाँ पर भी पूरे ग्रुप कंपनीज़ को एक बार एप्लीकेबल है तो पूरे ग्रुप कंपनीज़ को इंड एस एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद NBFCs के बाद इंश्योरेंस कंपनी को भी फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 से इंड एस की दायरे में लाया गया है। बात करते हैं कि और थोड़े से इंड एस के रूल्स की। देखो, इंड एस में वंस इंड एस इज़ एप्लीकेबल देन यहाँ पे कोई एग्जिट का रूल नहीं है। आपको इंड एस ही फॉलो करने पड़ेंगे टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व लेस फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेज, उसमें से लेस करेंगे। ऐसे आएंगे हमारी नेटवर्थ। और नेटवर्थ हम लेंगे 31 मार्च की, जो कि एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेटवर्थ होगी। उसके बाद बात करते हैं, लेट्स से अगर कोई होल्डिंग कंपनी इंडिया में है बट उसका सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया है, देन जो सब्सिडरी कंपनी है उसका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लोकल गैप के हिसाब से बनेगा, बट जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंड एस के हिसाब से बनेगा, बिकॉज होल्डिंग कंपनी इज़ अ इंडियन कंपनी। एज वेल एज
अगर इंडियन कंपनी सब्सिडरी है बट फॉरेन कंपनी अगर होल्डिंग है तो फिर भी जो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लोकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के गैप्स के हिसाब से बनेंगे एज पर देयर कंट्री, बट द सब्सिडरी कंपनी का इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडियाज़ के हिसाब से बनेगा। इन नटशल इंडेस एप्लीकेबल हो चुके हैं फॉर द ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ एंड जो भी अनलिस्टेड एंटिटीज़ एंड एनबीएफसीज है उनका अगर नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 CR है तो उन्हें भी इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ऑल इंश्योरेंस कंपनी को इंडेस एप्लीकेबल है एंड वॉलंटरी बेसिस पे एनबीएफसीज इंडेस एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल इंसाइट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू। जय हिंद।